हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल GTM स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th हिंदी 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यदि आप क्लास 12th एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम पहला प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि रहीम किसके पुत्र थे। रहीम थे वह किसके पुत्र थे। पहला ऑप्शन में कह रहा है बैरम खां, दूसरा में करीम खां, तीसरा में शहीदी खां, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रहीम जो थे वह बैरम खां के पुत्र थे, इसलिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न चल रहे हैं दूसरा नंबर में कह रहा है कि कलम के सिपाही किसे कहा जाता है। कलम के सिपाही है दोस्तों वह प्रेमचंद को कहा जाता है, इसलिए मेरा थर्ड ऑप्शन सही है। कलम के सिपाही प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं तीसरा नंबर में कह रहा है दोस्तों हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था। हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन में दे रहा है दोस्तों बेगूसराय, दूसरा में कह रहा है आरा, तीसरा में इटारसी और चौथा में मुंगेर। तो दोस्तों हरिशंकर परसाई का जो जन्म हुआ था इटारसी में हुआ था, इसलिए मेरा थर्ड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है चौथा नंबर में हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य में कथा सम्राट जो है दोस्तों प्रेमचंद को कहा जाता है, इसलिए मेरा थर्ड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5वां नंबर पर चलते हैं दोस्तों। 5वां नंबर में कह रहा है रहीम का जन्म कब हुआ था। तो रहीम का जो जन्म हुआ था दोस्तों 1556 ईस्वी में हुआ था, इसलिए मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न 6ठा नंबर में कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। राष्ट्र कवि है दोस्तों वह रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, इसलिए मेरा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। चलिए दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 7वां नंबर में कह रहा है कि गौरा किसकी रचना है। तो दोस्तों गौरा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। गौरा जो है महादेवी वर्मा की रचना है, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर हो गया सी, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न 8वां नंबर पे चल रहा है। 8वां नंबर में कह रहा है दोस्तों कि जीवन संदेश किसकी रचना है। जीवन संदेश जो है दोस्तों किसकी रचना है। तो जीवन संदेश जो है दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, इसलिए मेरा थर्ड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न चल रहे हैं 9वां नंबर पे। 9वां नंबर में कह रहा है कि प्रसिद्ध हिंदी कवि रहीम की कुल कितनी रचनाएं प्रसिद्ध है। तो रहीम की कुल कितनी रचनाएं प्रसिद्ध है। तो दोस्तों रहीम की 11 रचनाएं प्रसिद्ध है, इसलिए मेरा थर्ड ऑप्शन 11 नंबर सही है। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कब हुआ था। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन में कह रहा है 1910, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है 1911, तीसरा ऑप्शन में 1915 और चौथा में 1920। तो दोस्तों जो गोपाल सिंह नेपाली का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था। तो 1911 ईस्वी में हुआ था, इसलिए मेरा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है रहीम किस मुगल सम्राट के दरबार में कवि थे। तो दोस्तों जो रहीम जो थे अकबर के दरबार में कवि थे, इसलिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न 12 नंबर में है आधुनिक युग की मीरा कौन है। आधुनिक युग की है जो दोस्तों वह मीरा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग के मीरा जो है दोस्तों महादेवी वर्मा को कहा जाता है, इसलिए मेरा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न 13 नंबर में कह रहा है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि जो है दोस्तों वह सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, इसमें सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न 13 नंबर कह रहा है कि दहेज का लिंग निर्णय करे। तो दहेज जो होता है दोस्तों वह पुल्लिंग होता है, इसलिए मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देश का लिंग निर्णय करे। देश जो है दोस्तों वह पुल्लिंग होता है, इसलिए मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न 16 नंबर अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अग्नि जो है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द पावक होता है, इसलिए मेरा फोर्थ ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न 17 नंबर सोना का पर्यायवाची शब्द है। सोना का पर्यायवाची शब्द तो पहला ऑप्शन में लोहा दे रहा है, दूसरा ऑप्शन में कनक दे रहा है और तीसरा में राकेश और चौथा में पावक। तो दोस्तों सोना का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह कनक होता है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न 18 नंबर में कह रहा है दोस्तों कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक का दोस्तों 8 भेद होते हैं, इससे 18 नंबर प्रश्न का आंसर डी 8 हो गया। कारक के 8 भेद होते हैं, इसलिए याद रखिएगा दोस्तों कारक का 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न 19वां नंबर संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा संधि के 3 भेद होते हैं।
इसलिए सेकंड ऑप्शन मेरा सही है। अगला प्रश्न 20वां नंबर, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ जो होता है वह हार कर भाग जाना होता है, इसलिए मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न 21 नंबर में कह रहा है दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। तो दांत काटी रोटी होना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह मित्रता होना होता है, इसलिए मेरा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है। दांत काटी रोटी होने का अर्थ मित्रता होना, इसलिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 22 नंबर में कह रहा है दिगंबर का संधि विच्छेद करें। दिगंबर का संधि विच्छेद जो होता है दोस्तों वह दिक जोड़ अंबर होता है, इसलिए मेरा थर्ड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 23 नंबर, परीक्षा का संधि विच्छेद करें। परीक्षा का जो संधि विच्छेद होता है वह परिजोड़ इच्छा होता है, इसलिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न 24वां नंबर, 24वां नंबर में कह रहा है दोस्तों कि जिस संज्ञा में एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों जिसमें एक ही वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, इसलिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है, व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न 25वां नंबर, 25वां नंबर में कह रहा है दोस्तों कि रविवार का लिंग निर्णय करें। रविवार का लिंग निर्णय करना है दोस्तों। तो रविवार जो होता है वह पुल्लिंग होता है, इसलिए मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसलिए रविवार जो होता है पुल्लिंग होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।